नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदल विला। आज काफी दिनों के बाद जिंदल विला में काफी चहल पहल थी, जिसे वहां की रौनक वापस आ रही हो। पिछले कुछ वक्त से जब से अनाया फ्रांस गई थी, तब से ही जिंदल परिवार का हर सदस्य उसे बहुत बुरी तरह से याद कर रहा था। हर कोई अनाया को बार बार फोन करके यही कह रहा था कि वह वापस कब लौट रही है, लेकिन अनाया कुछ दिन का कहकर टाल देती थी। उनकी नज़रों में अनाया अपने हनीमून पर गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस ट्रिप में हर्षवर्धन और अनाया ने क्या कुछ सहन नहीं किया। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमों को अच्छे से निभाया। हर्षवर्धन तो मौत के मुंह से वापस आया था और अनाया की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन दोनों के दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कान थी कि वह दोनों साथ थे और उन दोनों का प्यार और भी गहरा हो गया था। जिंदल परिवार के बहुत ज्यादा परेशान करने की वजह से अनाया ने डिसाइड किया था कि जैसे ही वह लोग इंडिया में लैंड करेंगे, सबसे पहले जिंदल विला जाएंगे। हर्षवर्धन को भी कोई इतराज नहीं था, क्योंकि जिंदल विला में हर किसी को पता था कि अनाया और हर्षवर्धन की शादी हो गई और कहीं ना कहीं हर्षवर्धन को जिंदल परिवार ने भी अपना लिया था। उन दोनों की प्लानिंग थी कि एक दिन वहां रुकेंगे और दूसरे दिन वहां से वापस अपने विला जाएंगे। जैसे ही वह दोनों वहां पर पहुंचे, अनाया की मामी आरती जिंदल पूजा की थाली लेकर उनकी आरती उतारती है। वैसे भी वह दोनों एक साथ पहली बार जिंदल विला आई थी, कह सकते हैं। हर्षवर्धन पहले तो कई बार जिंदल विला आए थे, लेकिन हर बार उसका स्टेटस बिजनेस में का होता था, लेकिन इस बार वह इस खानदान का दामाद था। इसी हिसाब से पूरा परिवार उसकी रिस्पेक्ट कर रहा था। आरती उतारने के बाद उनकी नज़र उतारती है और अनाया की मामी अनाया के कान के पीछे काला टीका लगाते हुए बोली, किसी को नजर ना लगे मेरी बच्ची को। अनाया भी उन्हें प्यार से गले लगाते हुए किस करके बोली, मामी आप बिल्कुल नहीं बदली, यू आर द बेस्ट। इतना बोलकर वो अंदर चली जाती है। उसने एक हाथ से अभी भी हर्षवर्धन का हाथ पकड़ा हुआ था। वही हर्षवर्धन अनाया की हरकत से थोड़ा गुस्सा हो गया था। उसे सच में नहीं पसंद था कि कोई भी उसकी बीवी को छुए, चाहे फिर वह औरत ही क्यों ना हो। उसका बस चलता तो वह पूरी दुनिया से अपनी बीवी को छुपा लेता। यहाँ तक कि उसे तो अपने अजन्मे बच्चों से भी कभी कभी इसरा होती थी कि वह हर वक्त अनाया के साथ रहता था और अनाया उसे महसूस कर सकती थी। लेकिन कौन जाने फ्यूचर में हर्षवर्धन खुद ही उन बच्चों से हद से ज्यादा प्यार करने लगता। जैसे ही परिवार के बाकी लोगों ने अनाया और हर्षवर्धन को देखा, हर कोई उसे ग्रेट करने के लिए आगे आया। अनाया ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए हर कोई वहां पर मौजूद था। हर कोई उसे गले लगाकर एक्साइटेड होकर प्यार जाता रहा था। सबसे ज्यादा तो घर के छोटे नवाब खुश थे। ज्ञान की नज़रों में अनाया उसकी लिटिल प्रिंसेस थी। हालांकि वह उम्र में अनाया से छोटा था, लेकिन फिर भी उसकी नज़रों में अनाया किसी बच्चे की तरह थी। वह हमेशा ही उसे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता था। अनाया के नाना जी ने भी अनाया को प्यार से ग्रिट किया और उसके साथ बातें की। हर कोई उसकी फॉरेन ट्रिप के बारे में ही बातें कर रहा था। अनाया ने भी बस छोटी मोटी बातें बताओ। उसने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया कि फ्रांस में उन लोगों ने क्या कुछ सहन नहीं किया। हालांकि इस बारे में थोड़ा बहुत हर्षद जिंदल को पता था। एक तो हर्षद हर्षवर्धन का दोस्त था, दूसरा अनाया की वजह से वह हर्षवर्धन के लोगों से भी कांटेक्ट रखता था, इसलिए उसने विक्की सहगल से भी मुलाकात की थी और उसे इस बारे में पता चल गया था। दूसरा उसकी बीवी रेशमा, भला उसे अनाया की सिचुएशन के बारे में कैसे नहीं पता होता। जब से अनाया के साथ वह हादसा हुआ था और हर्षवर्धन को रॉयल फैमिली ने नज़रअंदाज किया था, तब से ही सारी सिचुएशन रेशमा को पता थी और वह हर वक्त यहाँ से टेंशन में अनाया के बाकी के काम को देखती थी और हो सके उतनी मदद पहुँचाने की कोशिश करती थी। एक बार उसने रेशम की बात सुन ली थी। हालांकि उसे ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला था, बस इतना पता चला था कि हर्षवर्धन किसी मुसीबत में है और अनाया इस वक्त काफी टेंशन में है, लेकिन पूरी बात उसे नहीं पता थी। उसने रेशमा को जिद करके सारे सिचुएशन बताने को कहा। ना चाहते हुए भी रेशमा ने उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर हर्षद जिंदल गुस्से से बौखला गया। आखिरकार यह उसकी छोटी सी प्रिंसेस थी, भला उसे उसकी चिंता कैसे नहीं होती। उसने भी वहां जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी, लेकिन रेशम के मना करने की वजह से और उसकी बहुत ज्यादा समझाने की वजह से वह मान गया। आखिरकार अगर हर्षद वहां जाता तो वह अनाया के लिए बहुत बड़ी बात होती।
अनाया के पास खुद इतनी पावर थी, और अगर वह हर्षवर्धन की मदद नहीं कर पा रही थी और उसे स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, तो जाहिर सी बात है मामला बहुत बड़ा था। भले ही हर्षद जिंदल स्पेशल फोर्स का कमांडो था, लेकिन उसकी पावर लिमिटेड थी। खास करके दूसरे देशों में तो वह अंडर कवर बनकर ही जा सकता था, वरना ऐसा माना जाता कि इंडिया ने फ्रांस में घुसपैठ की है, और यह शायद हर्षद जिंदल के लिए अच्छा नहीं होता। तभी उन सब के कानों में रेशमा की चुलबुली सी आवाज आई, जो अनाया को घूरते हुए गुस्से में बोली, अब जाकर तुम्हें यहाँ आने का मौका मिल रहा है। मैं जब फोन पर तुमसे बात कर रही थी तब तो तुमने मुझे नहीं बताया। अनाया भी खड़ी हुई और रेशमा को गले लगाते हुए बोली, शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम मेरी चिंता कर रही थी, लेकिन देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अनाया रेशमा को ऊपर से नीचे देखते हुए नखरीले अंदाज में बोली, क्या बात है, तुम पर तो मेरे भाई का प्यार नजर आ रहा है। सच में रेशमा में काफी बदलाव आ चुका था। अब वह एक ट्रेन सेक्रेटरी और फाइटर से कम प्यारी और नाजुक सी बीवी नजर आने लगी थी। पहले जहां वह हमेशा ही फॉर्मल कपड़े पहनती थी, अब वह हमेशा ही साड़ी और एथेनिक कपड़े पहनती थी। ऐसा नहीं था कि परिवार में किसी ने उस पर प्रेशर बनाया था, जो चाहे वह पहन सकती थी। जिंदल परिवार काफी खुले विचारों का था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि हर्षद जिंदल को अपनी बीवी हमेशा ही सजी सवरी पसंद थी। एक बार उसने उनके प्राइवेट मोमेंटों के वक्त रेशमा से कहा भी था कि वह साड़ी में बहुत हॉट नजर आती है, जिसे सुनकर रेशम का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तब से वह कोशिश करती थी कि वह हमेशा ही सजी सवरी रहे और एक नई नवेली दुल्हन लगे। हालांकि उनकी शादी को काफी वक्त हो चुका था, लेकिन उनका प्यार शादी के बाद ही शुरू हुआ था। शुरुआत में तो वह लोग बस एक दूसरे को जान रहे थे। जैसा जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे उन दोनों के बीच प्यार बढ़ता गया। ये भी अनाया की मेहरबानी थी, जिसने खुद रेशमा को समझाया था कि वह शादी को मौका दे। शाही के बाद रेशमा ने कभी आशा नहीं रखी थी कि उसे शादी में प्यार और परिवार का प्यार मिलेगा, लेकिन वक्त गुजारते हुए उसे जिंदल परिवार के अपनेपन और प्यार की लालसा होने लगी, और वह हर्षद जिंदल के भी नजदीक जाने लगी। अनाया ने हर्षद को भी बताया था कि रेशमा अपनी फीलिंग सामने से कभी नहीं कहेगी, इसलिए हर्षद जिंदल भी खुद रेशमा को अप्रोच करता था। धीमे धीमे करके उन दोनों की नजदीकियां बढ़ती गई। हालांकि फिर भी वह दोनों हमेशा ही शर्माते थे। लेकिन एक दिन एक मिलिट्री पार्टी में हर्षद जिंदल ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली। ऊपर से उस दिन रेशमा भी काफी अच्छी नजर आ रही थी, जैसे वह कोई कामदेव की अवतार हो। उन दोनों के बीच प्यार की चिंगारी तो वैसे ही पनप चुकी थी, बस उसे हवा देने की देर थी, और यह काम उस दिन शराब ने कर दिया। वह दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए और उन दोनों के बीच प्यारे मूवमेंट बन गए। तब से ही वह दोनों एक लवी डवी कपल की तरह साथ रहते थे। एक दूसरे से मिलने के मौके खोजते थे, एक दूसरे के लिए अपना काम छोड़ देते थे, और हमेशा ही चुप चुप कर एक दूसरे को प्यार जताते थे। यही निखार आज रेशम के चेहरे पर नजर आ रहा था, जिसे अनाया छेड़ रही थी। अनाया की बात सुनकर रेशमा को शर्मिंदगी महसूस हुई, और हर्षद जिंदल ने भी अपने नजरें चुरा ली, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोला। इसी तरह उन लोगों ने अच्छे से खाना खाया। वैसे भी वह यहाँ आने से पहले हर्षवर्धन के मॉम डैड से रास्ते में मिल चुके थे। ये काम भी सीमा रावत का था। उसे जब से पता चला था कि हर्षवर्धन पर मुसीबत आई थी और अनाया ने ही किया कुछ सफल नहीं किया, तब से ही वह उन दोनों को देखने के लिए बेचैन हो रही थी। और जब उन्हें पता चला कि आज वह वापस आ रहे थे, तो वह खुद एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए गई। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह जिंदल विला जा रहे हैं, तो उन्होंने रोका नहीं। आखिरकार उन दोनों को ही पता था कि अनाया जिंदल परिवार की बेटी है। वह तो उनसे मिलना भी चाहती थी, लेकिन बस एक सही मौके का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों ने खुशी खुशी हर्षवर्धन और अनाया को जाने के लिए कहा और उनका घर पर इंतजार करने की बात की। वही डिनर करने के बाद परिवार के सभी लोग बाहर गार्डन में इकट्ठा हुए। यह अनाया का प्लान था। अनाया बस एक खुशी भरा मोमेंट चाहती थी अपने परिवार के साथ। वैसे तो हर्षवर्धन को ऐसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, वह हमेशा ही अपने काम में बिजी रहता था। लेकिन जब उसकी बीवी वहां बैठी हो, तो भला वह क्यों नहीं रहेगा। उसे भी वहां जाने के लिए हामी भर दी। गार्डन में बहुत ज्यादा आरामदायक गद्दे बिछा दिए गए, वह भी काफी आराम पहुंचाने वाले, ताकि वह वहां पर आराम से लेटे हुए या फिर बैठे हुए बातें कर सके। बीच में बोनफायर चला दी। हालांकि उन लोगों का खाना पीना पहले ही हो गया था,
लेकिन फिर भी उन लोगों ने कुछ फ्रेश खाने पीने की चीज़ों का इंतजाम किया। यहाँ तक कि अनाया की स्पेशल फरमाइश पर वहाँ पर बारबेक्यू भी लगाया गया। लेकिन वह हैवी फूड के लिए नहीं था, बस हल्का फूल का टेस्ट के लिए ही था। कुछ वॉलनट्स भी रखे गए, जिन्हें खुद वहाँ पर ड्राई रोस्ट किया जा रहा था, जिसकी खुशबू वहाँ बैठे लोगों को खुश कर रही थी। वहाँ पर जिंदल ब्रदर्स भी थे। अनाया बड़े से गद्दे पर बैठी हुई थी। उसकी एक साइड हर्षवर्धन था, जो अपनी बीवी के साथ किसी गोंद की तरह चिपका हुआ था। क्योंकि अनाया के पास उसकी दोनों मामियां बैठना चाहती थी, लेकिन हर्षवर्धन ने उन्हें मौका ही नहीं दिया और उसने उसे गद्दे के पीछे एक बड़ा सा फोम का गद्दा लगवाया और अनाया के लिए किसी सोफे की तरह आरामदायक जगह बनाई। यहाँ तक कि उसने कुछ पिल्लो भी उसकी कमर के पीछे जोड़े ताकि वह आराम से लेट सके। वह चाहता था और उसकी वजह से उसके बच्चों पर इफेक्ट पड़े। अनाया भी बिना झिझक पीछे टेक लगाया और बैठ गई। हर्षवर्धन उसके पास में ही बैठा हुआ था। खाने पीने की कुछ छोटी मोटी चीज उसे सर्व कर रहा था। उसी के पास के गद्दे पर दोनों भाई बैठे हुए थे और एक गद्दे पर हर्षद, जिंदल और रेशमा बैठे हुए थे। वही उसके बड़े मामा और बड़ी मामी भी एक गद्दे पर बैठे थे और दूसरे गद्दे पर छोटे मामा और छोटी मामी बैठी थी। वहां पर कुछ आरामदायक चेयर भी लगाई हुई थी, जिसने जिंदल के बुजुर्ग कपल बैठे हुए थे, क्योंकि वह नीचे नहीं बैठ सकते थे। हर कोई अपने हाथ में पकड़े हुए फूड को एंजॉय कर रहा था और वहां पर चल रही बोनफायर को देख रहा था। बोनफायर काफी बड़ी थी, जिसके बीच एक यूनिक तरह की सीट थी, जो आसपास के कीड़े मकोड़े को उनसे अलग रख रही थी। यह नज़ारा देखने में काफी सुंदर और खुशनुमा था। हर कोई इसे एंजॉय कर रहा था, जैसे यह वक्त यहीं पर थम गया हो। हर कोई बातें कर रहा था। परिवार के बड़े लोगों के चेहरों में नमी थी। कई साल बीत गई है, उन लोगों ने इतना अच्छा वक्त नहीं गुजारा था। सच में अनाया उनकी जिंदगी की रौनक थी। जब भी वह आई थी, परिवार में खुशी लौट आती थी और ऐसा अच्छा वक्त गुजारने को मिलता था। कई घंटे बातें करने के बाद परिवार के बुजुर्ग चले गए। आखिरकार उनकी उम्र में ज्यादा आराम की जरूरत होती है। यहाँ तक कि मामा मामी भी वापस चले गए। अब छोटे लोग ही वहाँ बच्चे हुए थे। क्या अनाया और हर्षवर्धन अपनी जिंदगी में ऐसे ही खुश रहेंगे और क्या मीनल देवी हार मान लेगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।